अगर किसी पेशेंट्स को खून की उल्टी या काले रंग की उल्टी या काले पखाने आने की शिकायत होती है तो उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए। तो यरकान हमारे जिगर को ख़राब करने में 10 से 15 साल का अरसा लेता है। एंडोस्कोपी क्या है? लोग एंडोस्कोपी का नाम सुनते साथ ही डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। स्टोमिक का कैंसर, जो मैदे का अल्सर है, ये कैसे होता है? तो दर्द की गोलियां हमारे मैदे के अंदर जख्म बनाने की एक बहुत बड़ी वजह होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान महर मलिक आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलमान न्यूरो सेंटर, मदीना टाउन, बखर रोड, जंग सदर, और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अमार खान साहब। इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ता हुआ, बल्कि हमारी सोसाइटी में बढ़ता हुआ जो स्टोमिक का इशू है, स्टोमिक से पैदा होने वाली बीमारियां, और उसके साथ साथ और ऐसी बीमारियां जो कि डॉक्टर के जाने से पहले हम लापरवाही बरतने पे हमें बाद में पता लगता है कि हम किस कदर बीमार हो चुके हैं, स्टोमिक की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि हम में से बहुत ज़्यादा जो ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में है कि जब उनको स्टोमिक की पेन होती है तो वो इमरजेंसी की तरफ रुजू करते हैं और बाद में उनको एक छोटा सा इंजेक्शन लगा दिया जाता है। उनकी जो पेन है वो उनकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाद में उनको इस बात का नहीं पता लगता और उनकी लापरवाही की वजह से पेशेंट जो है मैदे का अल्सर यानी कैंसर और इस जैसी कई मुज़ी बीमारियां जिनका ताल्लुक आपके स्टोमिक से होता है उसमें मुब्तला हो जाता है। बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अमार खान साहब। सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं जी? सर, ये बताएं कि मेडिकल स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसा कि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है उसमें मैंने FCPS किया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर, और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट वो भी एक FCPS डॉक्टर ही होता है, लेकिन वो हमारे जिस्म के तमाम आज़ाद से रिलेटेड बीमारियों से डील कर लेता है। आजकल क्योंकि स्पेशलिटी का दौर ज़्यादा कॉमन हो गया है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हम जिन बीमारियों से डील करते हैं वो हमारे मुँह से स्टार्ट होती हैं, और हमारी खुराक की नाली, हमारे मैदे, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, हमारे जिगर, हमारे रबलबे, ये जो मेन ऑर्गन्स हैं बॉडी के, और हमारा पित्ता, इनसे रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर हमें होती है तो हम इससे डील कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिनको इन अज़ा की बीमारियों की शिकायत होती है वो हमसे रजू कर सकते हैं। हम इनके स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको डिटेल से पढ़ते हैं, इनकी बीमारियों को डिटेल से पढ़ते हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी स्पेशलाइजेशन का हिस्सा होती हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास यहाँ मदीना टाउन में सलमान न्यूरो सेंटर में रूटीन में कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो रूटीन में आपके पास यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं और उनके अंदर रूटीन से जो आप स्टोमिक के मुतालिक जो बीमारियाँ हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पे? जी, हमारे पास मेनली जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं उसमें मैदे के इमराज के मरीज़ हैं, जिगर की इमराज के मरीज़ हैं। यरकान हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसने हमारे जिगर को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हमारी बड़ी आंत के मसाइल, जैसे हम एक कॉमन कंप्लेंट लोगों को खाने में खून के आने की होती है, जिससे हमारी बहुत से पेशेंट्स बवासीर का इलाज करवा रहे होते हैं हकीमों से, क्वेक से, और प्राइमरीली वो बवासीर नहीं होती, उनकी आंतों में कोई और प्रॉब्लम चल रहा होता है। और ऐसे बहुत से पेशेंट्स हमने यहाँ तशखीस की हैं जिनकी बीमारी बवासीर की सूरत में बाहर नहीं आई, या तो वो बड़ी आंत का कैंसर होती है या वो बड़ी आंत की कोई मखसूस सोजिश होती है जिसकी तशखीस के लिए मरीज़ की कोलोनोस्कोपी या बड़ी आंत के मुआयने की ज़रूरत पेश आती है, जो कि वो नहीं करवा रहे होते या उनको कोई गाइड नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो पेचीदगी का शिकार होते हैं। स्टोमिक का कैंसर यानी जो मैदे का अल्सर है, ये कैसे होता है और ये इसकी बैकेंड पे वजूहात की लापरवाही होती है या किसी हम महल्ले में जो बैठा डिस्पेंसर है जब उससे चेकअप करवाते हैं तो उसकी दी हुई स्टीरॉइड मेडिसिन होती हैं, या फिर इसकी बैकेंड पे कोई और रीज़न है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैदे का अल्सर हमारी कम्युनिटी में एक जनरल टर्म के तौर पे यूज़ किया जाता है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मैदे का अल्सर है, या उनके हाथ में एक रिपोर्ट होती है H. pylori की, जो उनको बताया जाता है कि आपको मैदे का अल्सर है, जो कि इटसेल्फ मैदे का अल्सर नहीं होता। H. pylori एक ऐसा जरासीम है जो हमारे मैदे के अंदर इन्फेक्शन की सबब बनता है, और अगर लंबे अरसे तक वो अंदर मौजूद रहता है तो वो मैदे में ज़ख़म बनाने की वजह बन सकता है। सेकेंडली, जो बहुत कॉमन काज है अल्सर्स के बनने का, वो हमारी कम्युनिटी में दर्द की दवाओं का बेदरेग इस्तेमाल है। हम छोटी सी तकलीफ़ के लिए जाते हैं और दर्द की गोलियां ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर से दर्द की दवाई ले रहे होते हैं। हमारे क्वेक्स, हमारे डिस्पेंसर हजरात छोटे छोटे मसाइल के लिए दर्द की बड़ी बड़ी अद्वियात उनको खिलाते हैं। वो दर्द की गोलियां हमारे मैदे में जाके सोजिश का बायस बनती हैं। अगर वो मुसलसल हम लेते रह जाते हैं तो वो दर्द की गोलियां हमारे मैदे के अंदर ज़ख़म बनाने की एक बहुत बड़ी वजह होती हैं।
थर्ड मोस्ट कॉमन काज हमारा लाइफस्टाइल है। हमारे लाइफस्टाइल में जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी खाने, तली हुई चीज़ें, हम इनका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम अशिया जब हम लगातार एक लंबे अरसे तक खाते रहते हैं तो ये हमारे मैदे में तेज़ाब के बहुत ज़्यादा बनने की बड़ी अहम वजह है। और वही तेज़ाब जो हमारे मैदे में बनता है वो एसिड ऐसे ही होता है जैसे हम बाहर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक सिरिंज से उसको भरें और यहाँ रखेंगे तो वो जला देगा। ये तेज़ाब हमारे मैदे के अंदर अल्सर बनाने की बहुत बड़ी वजह है। और फोर्थ मोस्ट कॉमन काज मैदे में अल्सर के बनने का, कोई खुदा न खास्ता कैंसर की शिकायत भी हो सकती है। अल्सर कैंसर की वजह से भी बन जाते हैं, जो लंबे अरसे तक हमारे मैदे में पड़े रहते हैं, हमारे मैदे की दीवारों को ख़राब कर देते हैं और ना सिर्फ मैदा बल्कि मैदे से निकल के साइड वाले अज़ा में भी फैल जाते हैं। ये बताएं कि जो मैदे का जो पेशेंट होता है, स्टोमी का पेशेंट जिसको कहा जाता है, ये बीमारी जो है वो कैसे लाक होती है? आजकल हमारी लाइफस्टाइल हमारे मैदे को ख़राब करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान जा चुका है हमारा। नो डाउट कि हर बंदा ही खा रहा होता है, लेकिन वंस अ वीक का ट्रेंड और है, ट्वाइस अ वीक का ट्रेंड और है। लोग डेली बेसिस पे जंक फूड लेते हैं, डेली बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। इवन कि अल्कोहल का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी के अंदर, लोग अल्कोहल भी लेते हैं। दर्द के अद्वियात का इस्तेमाल होना, बेदरेग दर्दों की गोलियों का खाना, रात को खाना लेट खाना और खाना खाने के फ़ौरन बाद आप लेट जाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को नहीं एंटर करते। ये तमाम चीज़ें हमारे मैदे में ज़ख़म, अल्सर या मैदे के मसाइल की बड़ी अहम वजह हैं। और थर्डली सोशो इकनॉमिकल स्टेटस, हमारे डेली लाइफ के स्ट्रेसेस, हमारी परेशानियाँ, इन तमाम का हमारी बॉडी में एसिड प्रोडक्शन करवाने में बड़ा अहम किरदार होता है, जिसमें हमारे मैदे के अंदरूनी निज़ाम को वो ख़राब कर देती हैं और हमारे बहुत से मसाइल मैदे की तकलीफ़ के साथ लोग हमारे सामने लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, वो लोग जब उनको स्टोमिक का मसला बनता है, पेन होती है, तो वो सबसे पहले अपने मोहल्ले में बैठा डिस्पेंसर के पास चले जाते हैं। लेकिन जब उनको आपके पास कब आना चाहिए? कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं, अलामतें हैं कि जब उनके साथ रोनुमा हो तो उनको आपके पास आना चाहिए? लेकिन आपके पास आने की बजाय वो मोहल्ले में बैठा क्वैक, DHMS डॉक्टर या डिस्पेंसर के पास चले जाते हैं और वो उनको स्टीरॉयड मेडिसिन देता है। जब बाद में जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो वो आपके पास आते हैं। ये बीमारी ऐसी बेसिकली कौन सी होती है? और हमारी स्पेशलाइजेशन के दौरान हमें कुछ अलार्म फीचर ऐसे पढ़ाए गए थे कि जो अगर किसी मरीज़ में रिपोर्ट होते हैं तो देन दे शुड इमीडिएटली कंसल्ट द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। वो अलामात क्या हो सकती हैं? पेट में मुसलसल दर्द का रहना, और वो दर्द मुसलसल हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है। उस दर्द की वजह से मरीज़ को बार बार उल्टियों की शिकायत हो रही है और उल्टियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो किसी भी दवा से नहीं रुकती हैं। मरीज़ को खुराक के रुकने की शिकायत, अगर कोई पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरा खाना मेरे खुराक के अंदर नाली के अंदर अटकना शुरू हो गया है, देन ही शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द डॉक्टर। अगर किसी पेशेंट्स को खून की उल्टी या काले रंग की उल्टी या काले पखाने आने की शिकायत होती है तो उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए। अगर एक पेशेंट कहता है कि मुझे बार बार खून की कमी की शिकायत हो रही है, मेरा वज़न कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लगती, देन ही शुड इमीडिएटली कंसल्ट ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अगर एक पेशेंट कंप्लेंट करता है कि डॉक्टर साहब मेरे मोशन बहुत ज़्यादा हैं और कोई 6 महीने से चल रहे हैं, साल से चल रहे हैं, मेरे मोशन रुक नहीं रहे हैं, मेरे पखाने में खून आता है, मेरे पखाने में चर्बी आती है, मुझे पखाना करते हुए दर्द की तकलीफ़ होती है, मेरा वज़न कम हो रहा है, इन तमाम अलामात को लेके वो एक किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि उनकी बीमारी की तशख़ीस या अलामात में हमें मदद मिल सकती है। और सेकेंडली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो कि हमारे लिवर डिजीज़ के रिलेटेड है, अगर किसी जिगर के पुराने मरीज़ में या यरकान की पुरानी शिकायत है, अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो यरकान है लेकिन मुझे कुछ अलामत नहीं होती हैं। तो यरकान हमारे जिगर को ख़राब करने में 10 से 15 साल का अरसा लेता है। इनिशियली कमज़ोरी, बेचैनी, थकावट, भूख का ना लगना, तबीयत में बेचैनी या घबराहट का रहना, ये सारी अलामात नज़र आती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे जिगर की रीजनरेटिंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है, देन दे शुड डेवलप द सिम्टम, और उनमें अलामात आना शुरू हो जाती हैं। उन अलामात में पेट में पानी का भर जाना, हाथ पाँव की सोजिश का होना, खून की उल्टियों का आना, काले पखानों का आना, ये तमाम अलामात जिगर के पुराने मरीज़ में होती हैं और यरकान का बर वक्त इलाज होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा जिगर ख़राब हो चुका होता है तो फिर हम सिर्फ पेचीदगियों का इलाज करते हैं, प्राइमरीली डिजीज़ एडवांस हो चुकी होती है। डॉक्टर साहब, हम में से सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं कि जो कंटिन्यूसली तौर पे डेक्सलेंसिप्राज़ोल, मेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल का इस्तेमाल करते हैं। क्या नुकसानदेह है या उसको कैसे आप देख रहे हैं? उनको इस्तेमाल करना चाहिए? और जो आपने क्वेश्चन किया मैदे के कैप्सूल का, नो डाउट इसका बेदरेज इस्तेमाल किया जाता है और इसकी ऐसी बहुत सी पेचीदगियाँ हैं जो कि हमें फ्यूचर में नुकसान दे सकती हैं। जैसे इसके बहुत से कॉमन मसाइल ये हैं कि ये हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है, ये हमारे गुर्दों के अंदर एक प्रॉब्लम जिसे हम इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं वो काज कर सकता है, इससे हमें खून की कमी लाहक हो जाती है, ये विटामिन B12 की
अब्जॉर्प्शन कर सकता है, हमें आयरन की अब्जॉर्प्शन को रोक देता है अगर इसका बेदरेग इस्तेमाल लंबे अरसे तक किया जाए तो। नॉर्मली जो रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स हैं 4 to 6 वीक्स तक हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में दे सकते हैं। उसके बाद हमें इसकी ट्रीटमेंट को या इसकी मेडिकेशन को टेपर ऑफ करके बंद कर देना होता है, या फिर हस्ब ज़रूरत हम मरीज़ को ऐड कर देते हैं जिनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि डेली उनको बाहर से खाना खाना पड़ता है। एंडोस्कोपी क्या है? लोग एंडोस्कोपी का नाम सुनते साथ ही डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, लोग इसे भाग जाते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और ये क्या है, इसको कैसे पेशेंट के साथ आप डील करते हैं? लोग तो इसका नाम सुनते साथ ही लोग कहते हैं हमने करवानी नहीं और वो डर के भाग जाते हैं। देखिए नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें लोगों की अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है कि लोगों की बहुत सी मिथ्स होती हैं कि एंडोस्कोपी के दौरान बंदे की मौत वाक़ हो जाती है। एंडोस्कोपी खुदा न खास्ता कोई बहुत ख़तरनाक प्रोसीजर है जिसमें हम मरीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जदीद तरीन तरीका तशख़ीस है, यह तरीका इलाज है। हमारी खुराक की नाली, हमारे मैदे, हमारे जिगर के मसाइल के लिए, हमारी बड़ी आंतों के मसाइल के लिए इसमें हम मरीज़ की तशख़ीस भी कर सकते हैं, मरीज़ का इलाज भी कर सकते हैं। और बर वक्त तशख़ीस से हमारे बहुत से मरीज़ों की अलामात ख़त्म हुई और मरीज़ हमारे पास शुक्रिया अदा करने आते हैं कि डॉक्टर साहब कि शुक्र है कि हमने ये टेस्ट करवा लिया था, अगर हम ना करवाते तो शायद हम उन्हीं अलामात का इलाज करवा के मज़ीद तकलीफ़ में चले जाते। और एंडोस्कोपी एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। ये 2 तरह की होती है, एक को हम गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, एक को हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी में हम कैमरे के ज़रिए मुंह के रास्ते अंदर जाते हैं और मरीज़ की खुराक की नाली को देखते हैं, उसके मैदे को देखते हैं और छोटी आंत के पहले 2 से 3 हिस्सों को हम देख सकते हैं जिसे हम डुओडेनम कहते हैं। और कोलोनोस्कोपी एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें हम बड़े मकद के रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं, जिसमें पेशेंट की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है, फीमेल्स में प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है और उसमें बड़ी आंत का मुआयना करते हैं और छोटी आंत के आखिरी हिस्से का मुआयना करते हैं। इस दौरान हम इलाज भी कर सकते हैं, तशख़ीस के लिए नमूने भी वहाँ से ले सकते हैं। ये 99% सेफ प्रोसीजर्स हैं। इनमें पेशेंट के एंटीसेप्टिक मेजर्स का पूरा ख्याल रखा जाता है, स्कोप की डिसइंफेक्शन प्रॉपर तरीके से की जाती है। जैसे कि मैंने आपको एंडोस्कोपी स्टूल अपना दिखाया है, उसमें हमारे पास डिसइंफेक्टेंट हमने प्रॉपर एक मशीन मंगवा के रखी हुई है। उसका डिसइंफेक्टेंट हर 10 दिन के बाद चेंज किया जाता है ताकि किसी भी एक मरीज़ की इन्फेक्शन या जरासीम दूसरे मरीज़ में मुंतकिल ना हो सके। डॉक्टर साहब, एंड पे क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए जी, अब तो बहुत से मैसेजेस हमें फेसबुक पे वैसे ही मिल जाते हैं, बहुत से पढ़ाने वाले मौजूद हैं, लेकिन मेरा एक जो बेसिक मैसेज मैं लोगों तक कन्वे करना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी अलामात जो कि मैंने आपको अलार्म फीचर के नाम से बताई हैं अपने अंदर महसूस करें तो फ़ौरन किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर रिपोर्ट करें ताकि आपकी तशख़ीस में आपको मदद मिल सके। ऐसे बहुत से मरीज़ हमने यहाँ देखे हैं जो पिछले 2-2 साल से खुराक में रुकावट की शिकायत के साथ मौजूद थे। उनकी खुराक की नाली में कैंसर पनपता रहा लेकिन उन्होंने तशख़ीस नहीं करवाई। जिस स्टेज पे उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई तो वो बीमारी एक अपनी इलाज की स्टेज से आगे जा चुकी थी और बाद में सिर्फ इंसान को गिल्ट रहता है कि काश मैं टाइमली ये चीज़ें करवा लेता तो शायद मुझे इतनी पेचीदगी या मसाइल का शिकार ना रहता। बाकी मैदे के मसाइल में हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बड़ा अहम रोल है। अगर अपने खाने पीने की रूटीन को हम ठीक कर लेते हैं, अपने खाने में ग़िज़ाइयत को अच्छी ग़िज़ाइयत का इस्तेमाल करते हैं, घर के बने हुए खाने को तरजीह देते हैं, तो हम अपने मैदे को ज़्यादा ख़राब नहीं करते। फिर छोटे मोटे मसाइल को हम ईज़िली डील कर सकते हैं। मैदे की दवा हम 2 हफ्ता, 1.5, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक खिला सकते हैं किसी भी मरीज़ को। उसके बाद हमें वो दवाई कम करनी होती है, हम लगातार नहीं दे सकते। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा हमारे साथ जो सोसाइटी में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको स्टोमिक का इशू रहता है और वो यकीनन स्टोमिक की कैप्सूल्स जिसमें डेक्सलेंसिप्राज़ोल, मेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल जैसी जो स्टोमिक से वाबस्ता जो मेडिकेशंस हैं उनको रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेती हैं। डॉक्टर साहब का कहना था कि वो किस हद तक ख़तरनाक है, उनमें से बहुत ज़्यादा इंडिकेशन इन्होंने बताई कि जिसके ज़रिए वो बीमारी उन पर अटैक भी कर सकती है। और इसके साथ साथ एंडोस्कोपी जिस चीज़ के हवाले से लोगों में एक बहुत खौफ पाया जाता है कि एंडोस्कोपी नहीं करवानी, उससे ये होता है, जबकि वो एक आपके लिए बेनिफिशली इसलिए है कि उसके ज़रिए आपकी जो इंडिकेशंस हैं वो आपकी आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि आपको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। अगर आप भी इनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मदीना टाउन यहाँ पे सलमान न्यूरो सेंटर, इनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, अपने आप को चेकअप करवा सकते हैं। डॉक्टर अमार खान साहब हमारे साथ मौजूद। अपने मेज़बान को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।